हेलो, नमस्कार, वणक्कम। मेरा नाम है सुधीर सहस्त्रनामन और आप देख रहे हैं सीबीएसई विद सुधीर, राइट्स ऑफ मराठास, जो कि आपका तीसरा चैप्टर है क्लास 8 का सोशल साइंस का। फर्स्ट चैप्टर ऑन ज्योग्राफी, सेकंड चैप्टर ऑन हिस्ट्री। आई होप आपने सारे भाग देख लिए हैं क्योंकि काफी लंबे चैप्टर थे, स्पेशली जहां तक इतिहास का सवाल है। इस चैप्टर में हम पूरे मराठा साम्राज्य के बारे में देखेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज वो हस्ती कौन थी उनके बारे में पूरी तरह से जानेंगे। तो मेरी आपसे एक ही बात कहनी है, मेरे को आपसे एक ही बात कहनी है कि आप इसको सिर्फ एक इतिहास का एक चैप्टर के रूप में ना देखें। इसको आप सिट बैक एंड रिलैक्स एंड लिसन टू दिस स्टोरी। इस कहानी को सुनिए क्योंकि इस कहानी में इतना सारा ड्रामा है। सुनने में भी मजा आएगा क्योंकि इसमें काफी सारे हीरोज हैं, काफी सारे विलन्स हैं, तो काफी कुछ देखने को मिलेगा, काफी कुछ सुनने को और समझने को भी मिलेगा। तो पहले शुरुआत करते हैं इस कोटेशन से जो कि कहा गया था रामचंद्र पंत अमत्या से द्वारा। उन्होंने एक काफी इंपॉर्टेंट बात कही थी। उन्होंने कहा कि जितने भी ये जो व्यापारी हैं उनमें से हैट पहनने वाले जो यूरोपीय व्यापारी हैं, जो कि पोर्चुगल से आते हैं, जो कि इंग्लैंड से आते हैं, जो कि हॉलैंड से आते हैं, फ्रांस से आते हैं, डेनमार्क से आते हैं, वो व्यापार तो करते हैं लेकिन वो बाकी व्यापारियों की तरह नहीं होते हैं, क्योंकि उनका असली मकसद होता है जमीन पर कब्जा करना। अपनी जो भूमि है उस पर कब्जा ज्यादा करना, उसकी उसकी जो पकड़ है उसको और भी ज्यादा मजबूत करना और अपने धर्म को यानी कि ईसाई धर्म को, क्रिश्चियनिटी को और भी बढ़ाना। तो कहने का मतलब ये है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो काफी हठी लोग थे, काफी ऑब्स्टिनेट यानी कि काफी स्टबन लोग थे और वो ज्यादातर नेवी का इस्तेमाल करते थे और बंदूकों का भी इस्तेमाल करते थे। और इसीलिए जरूरत बनती है कि इनके यहां पर आने पर रोक लगाई जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि वो यहां पर ज्यादा अपना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ना बना पाए। ओके, तो ये कहा गया था रामचंद्र पंत अमत्या से द्वारा। और ये बात हमको बाद में इस कहानी में, इस चैप्टर में ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी, तो इसको जरा अपने जहन में रखिए। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये है रायगढ़ किले की, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये किले का एंट्रेंस है, मुख्य द्वार है, जहां पर 1674 में शिवाजी महाराज को राजा घोषित किया गया था। ओके, नाउ जहां तक सवालों का सवाल है, तो ये सवाल हम इस चैप्टर में देखेंगे। ओके, तो पहले इस मैप को देख लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आखिरकार हुआ क्या था। जो प्रमुख डेट्स हैं वो आपको कौन सी याद रखनी है। सबसे पहली जो प्रमुख डेट है वो है 1630, जब शिवाजी महाराज का बर्थ हुआ था। ओके, व्हेन ही वाज बोर्न, का जन्म हुआ था। सो 1630, दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेट। उसके साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट डेट है 1646, जब वो 16 साल के थे और शिवाजी महाराज का एक तरह से उनका दबदबा बढ़ गया। लोगों को पहचान हो गई कि ये एक शिवाजी महाराज 16 साल का लड़का है जो कि काफी धूम मचा रहा है। लेकिन वो राजा घोषित हुए 1674 में। ओके, और 1680 में 50 साल की उम्र में उनकी मौत भी हो गई। ओके, तो ये चार डेट्स आपको जरूर याद रखने पड़ेंगे। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट डेट है 1666, जबकि उनको आगरा में कैद किया गया था औरंगजेब द्वारा, जिसके बारे में इस कहानी में हम पढ़ेंगे। ओके, नाउ उससे शुरुआत करते हैं, मराठास आखिरकार कौन थे। ओके, नाउ आज की इंडिया के, भारत के मैप में अगर आप देखें, भारत के मैप में देखेंगे तो आप देखेंगे कि महाराष्ट्र एक अलग राज्य है, काफी इंडस्ट्रियली वेरी प्रॉस्परस राज्य है। काफी सारे प्रमुख शहर हैं जैसे मुंबई हुआ, पुणे हुआ, नागपुर हुआ, राइट। तो इस तरह के काफी प्रमुख मेट्रोस और काफी बड़े बड़े शहर महाराष्ट्र में भी हैं। औरंगाबाद, जिसका के नाम अभी संभाजी नगर है। तो मराठास बेसिकली वो जो दक्कन प्लाटू का जो रीजन है, ओके, जिसको कि अगर हम इंडिया का मैप को देखें तो ये जो बीच का जो रीजन है इसको कहते हैं दक्कन प्लाटू, जो कि आज के भारत में कवर करता है महाराष्ट्र का बड़ा इलाका और कुछ इलाका तेलंगाना का भी। ओके, तो ये आता है दक्कन प्लाटू के भीतर। और प्लाटूज के बारे में हमने ऑलरेडी ज्योग्राफी में पहले से ही पढ़ लिया है, स्पेशली क्लास 7 में। तो मराठास वो लोग थे जो कि दक्कन प्लाटू में रहते थे और वो भाषा बात करते हैं, थे नहीं हैं, वो है मराठी, जो कि मैं कहूंगा कि भारत में जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाएं काफी मीठी हैं,
लेकिन मराठी मैं कहूंगा कि अगर टॉप 5 या टॉप 10 स्वीट भाषाओं की बात करें तो मराठी का उसमें दर्जा जरूर बनेगा, क्योंकि काफी सुंदर और काफी मीठी भाषा है। ओके, तो और इसकी एक काफी लिटरेरी इतिहास भी है। तो कहने का मतलब यह है कि एक तो भाषा मराठी में बोलते हैं और इसके साथ साथ साहित्यिक इतिहास का इसमें काफी उसमें काफी भरी हुई है, क्योंकि अगर ड्रामा देखें, कविताएं देखें, कहानियां देखें तो इसका जो साहित्य है काफी भरपूर भरा हुआ है। लिटरेरी हिस्ट्री का मतलब है द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग्स इन प्रोज और पोएट्री, यानी कि कहानी या कविता में एक पर्टिकुलर भाषा में जब लिखा जाता है और उसके इतिहास की बात की जाती है तो उसको कहते हैं लिटरेरी हिस्ट्री। अब 13th सेंचुरी में महाराष्ट्र का ज्यादातर इलाका यादव कुल के द्वारा राज किया जाता था और उनकी राजधानी थी देवगिरी, जो कि आज के दौलताबाद के आसपास पड़ती है। लेकिन अर्ली पार्ट ऑफ 14th सेंचुरी में खिलजी डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत, जिसके बारे में हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा, उन्होंने उस पर आक्रमण करके उनको हरा दिया। तो एक तरह से खिलजी साम्राज्य का उस पर दबदबा हो गया। इसी वजह से अलाउद्दीन खिलजी काफी शक्तिशाली माने जाते हैं जहां तक दिल्ली सल्तनत का सवाल है। यहां पर कुछ और डेट्स हैं जिनको कि आप देख लीजिए, जिसमें कि एंग्लो मराठा वॉर्स की डेट्स की बात की गई है। बैटल ऑफ पानीपत हुआ, फिर 1775 टू 1782 में एंग्लो मराठा वॉर्स हुए और आखिरकार 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, जिसमें कि मराठास की हार हुई। तो ये हम चैप्टर के इस वीडियो के एंड में पढ़ेंगे, बिकॉज व्हेन द ब्रिटिश केम, उनका मुकाबला एक तो मुगलों के साथ हुआ, लेकिन मुगल तब तक थोड़े से वीक हो गए थे औरंगजेब के बाद, और मराठाओं के साथ भी हुआ। तो ये दो मेन फोर्सेस थी जिनका की मुकाबला ब्रिटिश को करना पड़ा था। ओके, नाउ इस पूरे जो बदलाव के दौरान जितने भी राजनीतिक बदलाव हो रहे थे, उसमें भक्ति आंदोलन जारी रहा। उसके बावजूद भक्ति आंदोलन जारी रहा तो 7वीं से 17वीं शताब्दी के बीच संतों और भक्तों ने, जैसे संत तुकाराम, संत रामदास हुए, उन्होंने एक तरह से ईश्वर भक्ति की बात की। उन्होंने इस बात पर जोर नहीं दिया कि सिर्फ आप पूजा पाठ करें, लेकिन जो ईश्वर भक्ति होती है, जिसके बारे में हमने 6th क्लास में पढ़ा है, ईश्वर की जो भक्ति होती है उस पर ज्यादा जोर दिया। और इसलिए उन्होंने कई सारे डिवोशनल, यानी कि भक्ति के संगीत में कई सारे गाने लिखे। ओके, और ऐसी भाषा में लिखे, मराठी भाषा में लिखे, जिनको कि लोग सुन सकते थे, समझ सकते थे, पढ़ सकते थे और गाना भी, गीत भी गा सकते थे। राइट, तो भक्ति का तो हमने 6th क्लास में पढ़ा है, तो वो आपको 6th क्लास का मेरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, यहां पर कई सारे संत हुए, जैसे ज्ञानेश्वर, नामदेव, लेकिन सबसे प्रमुख थे संत तुकाराम और संत रामदास। उन्होंने उपनिषद और भगवत गीता का अनुवाद भी क्या, मराठी भाषा में। क्यों किया? ताकि उसकी जो रीच है ज्यादातर हो। अगर आप सिर्फ संस्कृत में या हिंदी में या कुछ ऐसी भाषाओं में ही पढ़ेंगे तो मराठी लोग, जिनको मराठी ही आती है, वो उस उपनिषद को या भगवत गीता को कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। तो इसलिए उसका अनुवाद किया गया ताकि ज्यादातर लोगों में उसकी पहुंच पाए। इसके साथ साथ उन्होंने सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और राजनीतिक अवेयरनेस के बारे में, यानी कि राजनीतिक जागरूकता पर भी काफी बढ़ावा दिया, समाज को सुधारने की बात की। तो इस तरह से उनका कंपैरिजन हम सिख के गुरुओं के साथ कर सकते हैं। गुरु नानक से नीचे गुरु गोविंद तक जितने भी काम सिख गुरुओं ने किया, वैसा ही काम संत तुकाराम, संत रामदास और नामदेव वगैरह ने किया। इसके बाद मराठास अपने आप को एक तरह से शक्तिशाली कंसोलिडेट करने लगे। लेकिन मराठा का प्रॉब्लम ये था कि जो जितना भी दक्कन प्लाटू का जो रीजन था, क्षेत्र था, वो एक तरह से बटा हुआ था अलग अलग जमींदार और जागीरदार के बीच में। तो एक तरह से एक क्या बोलते हैं, एकजुट होकर वो एक साम्राज्य के रूप में नहीं थे। और इसीलिए उन्होंने तय किया कि हमको एक मराठा साम्राज्य को स्थापित करना है, और इसीलिए यहां पर आए शिवाजी महाराज। तो अब हम चलते हैं शिवाजी महाराज की कहानी की तरफ कि आखिरकार शिवाजी महाराज थे कौन। ओके, नाउ शिवाजी महाराज का, जैसे मैंने कहा, उनका जन्म हुआ 1630 में। ओके, और इनका जन्म हुआ था, उनके माता पिता का नाम था शाहजी और माता का नाम था जीजाबाई। नाउ
शाहजी दक्कन सल्तनत, बिकॉज उस पूरे दक्कन के इलाके में कई सारे सल्तनत थे, राइट, तो उनकी सेवा करते थे, तो उनको एक तरह से जागीर मिला गया था। जागीर वो ऐसा भूमि का टुकड़ा होता है जो भी किसी भी नोबल को या किसी सैनिक को दिया जाता है, और उससे कहा जाता है कि तुम इस पर लोगों से, जो भी लोग काम करते हैं, कृषि करते हैं, रहते हैं, व्यापार करते हैं, उनसे आप कर वसूल कर सकते हैं। थोड़ा सा कर आप अपने पास रख सकते हैं, थोड़ा सा कर आप दिल्ली वो डेक्कन सल्तनत के जो भी सुल्तान होगा उसको बेच सकते हैं। आप उसका फायदा, उसका उसका जो किस तरह से आप उसको काम में लाएंगे, आप उसको कोई भी जरूरत हो उसके लिए आप उस पैसे का खर्च कर सकते हैं। तो इस तरह का काम करते थे शाहजी, तो इसलिए उनको जागीरदार के रूप में जाना जाता था। ऐसा नहीं है कि शिवाजी महाराज के पिता राजा थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की, उनके पिता राजा नहीं थे, वो एक जागीरदार थे या जमींदार कह लीजिए, राइट। लेकिन जब पुणे में जब वो बड़े हो रहे थे शिवाजी, तो उनको शिक्षा वगैरह प्रदान हुई, और उस समय पर जो वो पूरा इलाका था, जो पुणे का जो रीजन था, उसमें दक्कन सल्तनत सुल्तान के बीच में काफी झगड़ा होता था, जिनकी सेवा मराठा लोग करते थे। अब जो दक्कन सुल्तान होते हैं उनके नीचे थे मराठा, मराठा राजा नहीं थे, दक्कन सुल्तान के नीचे तहत काम करते थे मराठास। तो वो देखते थे कि आपस में काफी लड़ाई करते रहते हैं। तो जब 16 साल की उम्र हुई शिवाजी की, तो उन्होंने निर्णय किया कि अब मैं अपने इलाके को बढ़ाऊंगा। हाँ, मेरे पिताजी के पास इतनी जागीर है, लेकिन इस जागीर को भी और बढ़ाया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, कई सारे किले थे जिनके की कोई सुरक्षा नहीं थी, जो कि या अनऑक्युपाइड थे, जो जहां पर कोई रहता नहीं था, तो उन सब किलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया शिवाजी ने। ओके, जब वो सिर्फ 16 साल की उम्र के थे, यानी कि 1646 के बाद। ओके, तो उनके मन में यह ख्याल आया कि हम मराठा का एक साम्राज्य, एक राज्य बनाएंगे, राइट, और इसको उन्होंने कहा स्वराज्य होगा, और जिससे कि एक तरह से उनकी पूरी राजनीतिक या आर्थिक या सांस्कृतिक के जितने भी पहलू हैं उसके बारे में पता चलता है, और इसके बारे में हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो उन्होंने निर्णय किया कि एक मराठा साम्राज्य की स्थापना होनी चाहिए। कितने साल तक हम दक्कन के सुल्तान की ही सेवा करते रहेंगे। यहां तक की कहानी मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गई। अब ये तस्वीर है सिंधु दुर्ग किले की, जो कि महाराष्ट्र और गोवा के सीमा पर पड़ता है, और ये कई सारा मराठाओं द्वारा बनाया गया नेवी का फोर्टिफिकेशन है, ताकि आप किले पर या लोगों पर, उस राज्य पर हमला ना कर सके। ओके, नाउ शिवाजी का जो राज्य था, ओके, शिवाजी का जो राज्य था वो धीरे धीरे पश्चिमी तट तक बढ़ने लगा। महाराष्ट्र वैसे भी पश्चिमी तट से सिमट कर, आई मीन, उसके साथ ही जुड़ा हुआ है, राइट। और उन्होंने ये कोशिश की, उनको मालूम था कि समुद्र के रास्ते कोई भी हम पर हमला कर सकता है, और जितने भी ये व्यापारी वगैरह आते थे, और यही बात मैंने की सबसे पहले वाले कोड की, पोर्चुगल के, फ्रांस के, इंग्लैंड के, डेनमार्क के, हॉलैंड के, वहां के जितने भी व्यापारी आते थे उनकी नजर भारत की भूमि पर ही थी, राइट। तो उन्होंने ये निर्णय किया कि हमको एक नौसेना की स्थापना करने की आवश्यकता है, कि अगर हमारी नौसेना नहीं होगी तो हम अपनी सुरक्षा सही तरीके से, समुद्र के आने के रूट से आने वाले आक्रमण को हम पूरी तरह से उसे निपट नहीं पाएंगे। और ये काफी बड़ी बात थी, क्योंकि तब तक जितने भी सल्तनत थे उनके पास नौसेना नहीं थी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप बीजापुर का सल्तनत ले लें, आप कभी बीजापुर गए हैं? ब्यूटीफुल, वहां पर एक अच्छा मॉन्यूमेंट भी है। बीजापुर को रूल करते थे आदिल शाही डायनेस्टी। ओके, उनके पास मर्चेंट यानी कि व्यापार के लिए नावें थी, शिप्स वगैरह थे, लेकिन नौसेना नहीं थी। इनफैक्ट मुगल साम्राज्य के पास भी नौसेना काफी छोटी थी, काफी लिमिटेड थी। तो इसलिए जब मराठा नौसेना का जन्म हुआ तो उसके बारे में काफी चर्चा बढ़ गई कि देखो मराठाओं ने अपनी नौसेना को एस्टैब्लिश किया है, राइट। अब अपने लोगों की सुरक्षा करने के लिए कोई भी शत्रु आए, जो कि काफी शक्तिशाली शत्रु थे, तो शिवाजी ने एक काम किया कि हम नॉर्मल युद्ध नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम गोरिल्ला वॉरफेयर करेंगे। अब ये गोरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है? गोरिल्ला वॉरफेयर बेसिकली क्या होता है, जैसे काफी सारे टेरर ऑर्गेनाइजेशन एलटीटी वगैरह गोरिल्ला वॉरफेयर करते थे आज की तारीख में। तो उस समय पर शिवाजी महाराज ने यह सोचा कि गोरिल्ला वॉरफेयर में क्या होता है कि दूसरा जो आपका शत्रु है, अगर आपको इस बात की जानकारी है
कि वो इस समय पर आराम कर रहा है, विश्राम कर रहा है, वो पूरी तरह से तैनात नहीं है, पूरी तरह से सतर्क नहीं है, तो हम उसका फायदा उठाकर हम उस पर अगर आक्रमण करें तो वो पूरी तरह से हम पर रिटेलिएट नहीं कर पाएगा, हमारी तरफ जवाब नहीं दे पाएगा। तो इस समय पर हम आहत पहुंचा सकते हैं। तो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, रात के 2 बजे उन्होंने किसी पर आक्रमण किया। अब 2 बजे क्या होगा, कुछ सैनिक जगे हुए होंगे, ज्यादातर सैनिक सो रहे होंगे। आप आक्रमण कीजिए, उनको मार डालिए, और इससे पहले कि वो अपने हथियार वगैरह उठा सके, अपने आप को तैयार कर सके, आप वहां से निकल चलिए। तो गोरिल्ला वॉरफेयर में एसेंशियली ये होता है द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, कि आप अचानक से किसी पर हमला करते हैं और उनके रिएक्ट करने से पहले ही आप वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, उनको जो सफलता काफी प्राप्त हुई, क्योंकि वो बड़ी बड़ी सेनाओं को इस तरह से हरा पा रहे थे। तो उनकी सफलता से बीजापुर सल्तनत को आ गया क्या, गुस्सा आ गया। तो उन्होंने भेजा अफजल खान, जो कि एक बड़े सेनापति माने जाते थे। तो उन्होंने अफजल खान को भेजा कि इस शिवाजी को जरा तुम जरा जाकर निपट लो। तो शिवाजी और उनके जितने भी सलाहकार थे, उन्होंने अफजल खान को कहा, अफजल खान सुनो, तुम शिवाजी से 1-on-1 मिलो, यानी कि और कोई नहीं होगा, सिर्फ तुम होगे और शिवाजी महाराज होंगे, तुम आपस में मिल लो और देख लो। और कहां पर मिलो, प्रतापगढ़ का जो किला है, जो उसके पास जो जंगल है, प्रतापगढ़ का किला और उसके आसपास पूरे किला जंगल है, वहां पर ये मुलाकात होगी। अब वहां पर शिवाजी ने क्या किया, शिवाजी ने वहां पर अफजल खान को मार दिया। ओके, और उससे पहले कि अफजल खान की सेना कुछ कर सके, उससे पहले गोरिल्ला वॉरफेयर के तहत शिवाजी के जितने भी सैनिक थे, उन्होंने अफजल खान के सैनिकों को न्यूट्रलाइज कर दिया, हरा दिया। अब यहां पर कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है, अभी आगे भी कहानी है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ओके, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर कोई टीचर मेरा इस वीडियो को देख रहा है तो मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ये प्रश्न आप उस पूरे चैप्टर को खत्म करने के बाद अपने स्टूडेंट से पूछे और उनसे कहें कि कुछ अलग अलग प्रश्नों के साथ आओ। एक प्रश्न भी चलेगा, लेकिन हर स्टूडेंट को एक प्रश्न शिवाजी से पूछने की इजाजत होनी चाहिए। अब यहां पर इस फोटोग्राफ को देखिए, इसको कहते हैं वाघ नख, यानी कि एक बाघ का पंजा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको ऐसे 2 उंगलियों पर रख के मार सकते हैं, और बाकी ये 3 ये जो है यहां पर आएंगे, जो 4 क्लॉस हैं, और उससे उसने उनकी छाती पर मार दिया और अफजल खान को मार दिया। तो ये काफी, इससे शिवाजी काफी प्रसिद्ध हो गए। उनका एक तरह से सब जगह बोलबाला हो गया, सबको पता चल गया कि अरे ये एक मराठा लड़का है, एक शिवाजी, वो इस तरह से उसने अफजल खान को मार दिया। तो इस तरह से उनकी जो प्रसिद्धि थी काफी बढ़ गई, लोगों को शिवाजी के बारे में पता चलने लग गया। ओके, गोरिल्ला वॉरफेयर के बारे में तो मैंने बता दिया। इसके बाद मुगल नोबलमैन शाइस्ता खान, अभी दूसरा ये है। शाइस्ता खान ने शिवाजी की टेरिटरी, जितनी भी जमीन थी, जितना भी उनका इलाका था, उस पर उन्होंने हमला कर दिया एक बड़ी सेना के साथ, और ये युद्ध तकरीबन 3 साल तक चला। और आखिर में कुछ सैनिकों के साथ शिवाजी ने शाइस्ता खान के कैंप को रात में हमला किया, वही गोरिल्ला वॉरफेयर की तरह, लेकिन इसको अब सर्जिकल स्ट्राइक कहेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक क्यों कहेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए कहेंगे क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक में होता क्या है कि आप अपने निशाने को देख लेते हैं कि ये मेरा निशाना है, मुझे इसको नहीं मारना है, उसको नहीं मारना है, मुझे सिर्फ इसको मारना है या इसको भगाना है। तो उनका निशाना सीधा शाइस्ता खान की तरफ था, और शाइस्ता खान को उन्होंने ऐसा हराया कि शाइस्ता खान महाराष्ट्र से 9-2-11 हो गया, भाग गया। ओके, तो इसको आज की तारीख में सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर हम देख सकते हैं। अब यहां भी कहानी खत्म नहीं होती है। अब शिवाजी ने क्या किया कि ओके, 3 साल तक शाइस्ता खान ने मेरे नाक में दम किया, अब देखो मैं क्या करता हूं। उन्होंने सूरत पर हमला किया। अब सूरत कहां पर है, आज की तारीख में गुजरात में पड़ता है, राइट। तो गुजरात के सूरत के शहर पर उन्होंने हमला किया, जो कि एक पोर्ट सिटी है और काफी समृद्ध पोर्ट सिटी माना जाता था मुगल साम्राज्य का। ये मुगल साम्राज्य का वहां पर राज था। तो वहां पर उन्होंने तकरीबन 1 करोड़ रुपया, ओके, वहां पर उन्होंने हासिल किया। लेकिन उसी समय पर उन्होंने इस बात का ध्यान दिया कि वो किसी भी तरह से धार्मिक स्थलों को टारगेट ना करें,
एक परोपकारी व्यापारी थे मोहनदास पारेख, उनको भी उन्होंने छोड़ दिया कि अगर आप परोपकार करते हैं, अगर आप चैरिटी करते हैं, लोगों का भला करते हैं, तो मैं आपको नहीं मारूंगा। उसी तरह से मैं किसी भी दूसरे धार्मिक स्थल को नष्ट नहीं करूंगा, राइट। उसके बाद सूरत पर उन्होंने कुछ सालों बाद फिर हमला किया और इससे उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि उनका नाम आ गया लंदन गैजेट, जो कि इंग्लैंड में पब्लिश होने वाला एक अखबार था। क्योंकि शिवाजी ने वहां पर सूरत में जाकर जितने भी यूरोपीय डिप्लोमेटिक एजेंट्स थे, ओके, उनको कहा कि आप हमको अभी तुरंत के तुरंत, अभी के अभी पैसा दो, ओके, अगर नहीं दोगे तो मैं इस पूरे शहर को नष्ट कर दूंगा, राइट। तो यूरोपीय डिप्लोमेटिक एजेंट्स कौन थे? क्योंकि वहां पर काफी व्यापार वगैरह होता था, यूरोपीय काफी वहां पर रहते थे। हालांकि ये मुगल राज के तहत था, लेकिन काफी सारे यूरोपीय वहां, चूंकि पोर्ट था, वहां पर काफी व्यापार के लिए भी आते थे, राइट। तो उन्होंने उनको धमकी दी। ये बात सारी लंदन गैजेट अखबार में भी छपी। तो शिवाजी का जो नाम था वो एक तरफ सिर्फ भारत में नहीं, बाहर के देशों में भी काफी बढ़ने लगा। ओके, अब सूरत में, जो कि मुगल राज के तहत आता है, औरंगजेब के तहत आता है, अब वहां पर इतनी लूटपाट मचाई तो औरंगजेब क्या चुपचाप बैठा रहेगा? औरंगजेब को आया गुस्सा। औरंगजेब को लगा कि ये तो मेरे लिए काफी इंसल्ट की बात है, ओके, मेरा अपमान हुआ है। तो औरंगजेब ने भेजा किसको? जय सिंह को। जय सिंह, जैसे कि अकबर के टाइम से चला आ रहा था, कई सारे राजपूत, ओके, कई सारे राजपूत सेनापति मुगलों के लिए काम करते थे। अकबर के नाम पर टाइम पर मान सिंह होते थे। उसी तरह से यहां पर जय सिंह औरंगजेब के समय पर एक काफी प्रसिद्ध सेनापति थे। उसको उनको कहा गया कि तुम जाके शिवाजी को हरा के आओ। ओके, तो शिवाजी के साथ युद्ध हुआ और शिवाजी की हार हुई। कहां पर? पुरंदर फोर्ट, जो कि पुणे के पास है। तो वहां पर उनके बीच में एक संधि हुई, शिवाजी और औरंगजेब की सेना, जो कि जय सिंह उसका नेतृत्व कर रहे थे, उनके बीच में एक संधि हुई। ओके, उसके तहत शिवाजी को अपने राज्य का जितना भी उनका उनका जो इलाका था, उसमें से कई सारा इलाका औरंगजेब यानी कि मुगलों को देना पड़ा और उनके बेटे संभाजी को मुगलों की सर्विस में शामिल होना पड़ा, यानी कि आप मुगलों की सेवा भी करेंगे। तो ये एक तरह से मराठास के लिए काफी अपमान वाली बात थी, ये युद्ध हारने के बाद। ओके, अब शिवाजी को जय सिंह ने कहा कि तुम आगरा आओ मुगल दरबार में, औरंगजेब के दरबार में, और उनको औरंगजेब के सामने खड़ा किया गया। तो ये अगेन उनका और भी ज्यादा अपमान किया जाने वाला था। तो शिवाजी को काफी क्रोध आया और वो दरबार से बाहर निकल गए, और जब वो दरबार से निकल कर जाने वाले थे, उनको तब गिरफ्तार कर दिया गया औरंगजेब द्वारा। आगरा की बात है। तो उस वहां से निकलने के लिए, वहां से कैसे एस्केप करें, तो शिवाजी ने एक प्लान बनाया। वो कई सारे लोगों को गिफ्ट्स बांटने लग गए, जिसमें कि कई सारे फल थे, मिठाइयां थी। तो पहले तो जितने भी सैनिक थे, गार्ड्स थे, पहरेदार थे, उसको उसको देखते थे कि कहीं कुछ ये कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ दिनों बाद वो भी थोड़े से हो गए, ये तो ये फल और मिठाइयां देता रहता है, डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है। तो एक दिन संभाजी और शिवाजी दोनों ही उन फल की टोकरियों में बैठकर आगरा से निकलकर भाग गए, वहां से एस्केप कर लिया। इसके बाद औरंगजेब कभी भी शिवाजी महाराज को फिर से गिरफ्तार नहीं कर पाया। ओके, मजा आ रहा है ना कहानी में? इसमें काफी ड्रामा है। ये जो छावा मूवी बनी थी विक्की कौशल, वो बनी थी संभाजी महाराज की जीवन पर। हालांकि थोड़ी सिनेमैटिक लिबर्टीज वगैरह ली गई थी और काफी वायलेंट मूवी थी, लेकिन वो कहानी उसके ऊपर आधारित थी, संभाजी महाराज के जीवन पर। अब 1674 तक आते हैं। ये सब हो रहा था 1646 और 1674 के बीच में। 1666 में उनको गिरफ्तार किया गया था। अब आते हैं 1674 में, जब शिवाजी महाराज को राजा घोषित किया गया। रायगढ़ के किले में उनका राज तिलक हुआ, और उसके बाद उन्होंने जो टाइटल लिया उसको कहते हैं श्री राजा शिवा छत्रपति। ओके, या जैसे हम कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। और उन्होंने अपना काल शुरू किया, जिसको कि कहते हैं राज्याभिषेक शाखा। इसके बाद शिवाजी महाराज ने सोचा कि अब सिर्फ ये दक्कन का प्लाटू ही काफी नहीं होगा,
मुझे थोड़े से दक्षिण भारत के कुछ इलाकों पर भी कब्जा करना होगा, क्योंकि दक्षिण भारत के कुछ राजा इतने शक्तिशाली नहीं थे, उनके किलों पर, कुछ किलों पर ज्यादा पहरेदारी नहीं थी, तो उन्होंने आक्रमण करने को सोचा। तो आज का जो मॉडर्न डे तमिलनाडु है, उसका उत्तरी भाग, कुछ इलाके जो कर्नाटक के हैं, वो इलाके जो दक्षिण कर्नाटक के इलाके हैं, वो भाग, उस पर कब्जा करने की ठानी शिवाजी महाराज ने। तो उन्होंने सोचा कि अगर मुगल और भी हमारे तरफ हमला करते हैं तो हमारे पास और भी इलाके होंगे जहां पर हम जाकर रह सकते हैं, राइट। तो ये बेसिकली उनके मन में ये आइडिया था कि इस तरह से मैं ये कर सकता हूं। जब वो दक्षिण भारत में थे तो वहां पर डच कॉलोनीज थी। दक्षिण भारत में जो हॉलैंड के लोग थे, वहां पर उन्होंने, जैसे पोर्चुगल ने गोवा में कॉलोनी बनाई थी, उसी तरह से डच ने, जैसे फ्रेंच ने पुदुचेरी में बनाई थी, डच ने भी तमिलनाडु के कुछ और इलाकों में थोड़ी सी अपनी कॉलोनीज बनाई थी। तो डच एक काम करते थे, डच क्या करते थे, भारतीयों को गिरफ्तार कर लेते थे, ओके, और उनको बंदी बनाकर स्लेव्स की तरह, यानी कि आप जिंदगी भर किसी के गुलाम बने रहेंगे, गुलाम की तरह आप वो उनको बेच देते थे, ओके। जहां पर उनको सही तरीके से रखा नहीं जाता था, कुछ तनख्वाह नहीं मिलती थी, सिर्फ सेवा ही करनी होती थी पूरी जिंदगी भर। तो शिवाजी महाराज ने डच को ये चेतावनी दी कि आप ऐसा काम नहीं करेंगे, राइट। तो इससे हमको शिवाजी महाराज के एक दूसरे पहलू के बारे में भी पता चलता है। नाउ शिवाजी महाराज का ये जो इलाका है, किंगडम, एट अराउंड 1680, तो जो भी ये ऑरेंज कलर का इलाका है, हालांकि इसके बारे में थोड़े से विवाद भी बड़ा हुआ है, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा, जो एनसीईआरटी की किताब है मैं उसी पर फोकस कर रहा हूं। ये जो ऑरेंज इलाका है, ये पूरा शिवाजी महाराज के तहत इलाका था। नीचे आप देख सकते हैं साउथ में वेल्लोर में, मैंने वेल्लोर फोर्ट की बात की थी एक पुराने वीडियो में, राइट, उसके बारे में बताऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग बातें हैं, राइट। तो ये कोप्पल जो है ये आज के कर्नाटक में पड़ता है। कोल्हापुर में मैं गया हूं, कोल्हापुर, शोलापुर, पुणे, वो सब, औरंगाबाद वगैरह काफी घुमा हूं, संभाजी नगर जो आज का नाम है, राइट। तो कोल्हापुर, शोलापुर तो महाराष्ट्र में पड़ता है, कोप्पल कर्नाटक में पड़ता है आज की तारीख में, ओके। इसके बाद जब उनकी उम्र 50 साल की थी, यानी कि 1680 में शिवाजी महाराज की मौत हो गई, ओके। तो उनको एक काफी प्रमुख स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में माना जाता है, एक विजनरी जो कि इस बात को देख सकते थे कि हमको मराठाओं का भी एक बड़ा साम्राज्य बनाना है। और जो भी उन्होंने काम किया, जिस तरह से उन्होंने अफजल खान को मारा, जिस तरह से उन्होंने शाइस्ता खान को पछाड़ दिया, जिस तरह से उन्होंने सूरत पर आक्रमण किया, जिस तरह से वहां पर यूरोपीय डिप्लोमेटिक एजेंट्स को चेतावनी दी, जिस तरह से उन्होंने दक्षिण भारत में हमला कर वहां पर वेल्लोर वगैरह पर कब्जा किया, तो उससे उनकी एक एज ए रेपुटेशन, एज ए महाराज, उनकी काफी बढ़ गई थी। और उनकी तुलना की जाने लगी अलेक्जेंडर के साथ। और बुंदेला के जो प्रिंस थे छत्रसाल, वो शिवाजी महाराज से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने अपना खुद का राज्य बुंदेलखंड, जो कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो सीमा है, वो वाला इलाका बुंदेलखंड कहा जाता है, उसको स्थापित किया। उसी तरह से जो हिंदी पोएट भूषण थे, वो महाराष्ट्र आए शिवाजी से मिलने, और उनकी प्रशंसा में कई सारी कविताएं भी लिखी, जो कि आज भी काफी प्रसिद्ध है, ओके। नाउ मैं आपको वेल्लोर की एक दो फैक्ट्स बता देता हूं, आपको दिलचस्पी होगी कि शिवाजी महाराज को कभी भी वेल्लोर फोर्ट में कैद नहीं किया गया, लेकिन बाद में मुगलों ने 1689 के बाद, यानी कि उनकी मौत के 9 साल बाद, जब वो युद्ध वगैरह हार गए थे, उनके बेटे वगैरह, तो रायगढ़ की हार के बाद उनके परिवार के कुछ सदस्यों को वेल्लोर फोर्ट में औरंगजेब ने कैद किया था, राइट। तो वेल्लोर फोर्ट काफी फेमस है। इनफैक्ट 1857 से पहले 1806 में म्यूटिनी हुई थी वेल्लोर फोर्ट में। और वेल्लोर जो मैं गया था मई के महीने में, तो वहां पर जो वेल्लोर फोर्ट है, काफी इंप्रेसिव किला है, अगर कभी आपको मौका मिले तो आपको जरूर जाकर वहां पर देखना चाहिए। अब हम चलते हैं कि शिवाजी महाराज की मौत के बाद मराठाओं का क्या हाल हुआ। नाउ उनके दो बेटे थे, पहला बेटा था संभाजी, ओके, संभाजी महाराज, दूसरा बेटा था राजा राम। नाउ ये दोनों दो अलग अलग रानियों के बेटे थे। आई मीन पिताजी तो शिवाजी थे, तो ये एक तरह से हाफ ब्रदर्स थे, टू क्वींस के बेटे थे ना। शिवाजी महाराज की मौत के बाद छत्रपति कौन बने? संभाजी, ओके। एंड द मराठास वर द ओनली ऑब्स्टेकल, यानी कि मुगलों के कंट्रोल के खिलाफ खड़े होने वाले सिर्फ मराठा ही रह गए थे पूरे भारत देश में।
तो औरंगजेब ने क्या किया, उसने दक्कन पर हमला कर दिया कि इनका तो अभी मैं खत्म करके छोड़ूंगा, काइंड ऑफ अ थिंग, राइट। तो ही वॉज वेरी डिटरमिन्ड। तो उन्होंने बीजापुर पर हमला किया। गोलकोंडा कहाँ है? आज की तारीख का जो हैदराबाद है वही गोलकोंडा है, नॉर्म आई मीन मोरलेस, राइट। और उन्होंने संभाजी को गिरफ्तार किया। उन पर काफी यातनाएं हुई, काफी टॉर्चर किया गया और उनकी हत्या की गई। ओके। और उसके बाद उन्होंने रायगढ़, जो कि मराठाओं का राजधानी थी, उस पर कब्जा कर लिया औरंगजेब ने। दिलचस्प बात यह है कि औरंगजेब इतना ऑब्सेस था कि मराठाओं को हराना है कि वो एक बार जो दक्कन आया वो वापस दिल्ली या आगरा जा ही नहीं पाया। ओके। इसीलिए औरंगजेब की मौत औरंगाबाद में हुई थी, जो शहर उसके नाम पर ही रखा गया था। उनकी कब्र अभी भी, औरंगजेब की कब्र आपको औरंगाबाद में मिलेगी। ओके। नाउ संभाजी के बाद राजा राम छत्रपति बन गए और वो भाग गए जिंजी। ओके। जिंजी जो कि आज की तारीख में तमिलनाडु में पड़ता है। तो जो मुगल मराठाओं का जो युद्ध था वो अभी दक्षिण भारत की तरफ बढ़ने लगा, राइट। तो मराठाओं ने अपने किलों की रक्षा की, राइट। और औरंगजेब के साथ काफी झगड़ा हुआ और जैसे मैंने कहा कि उनकी मौत औरंगाबाद में ही हो गई। तो शिवाजी राजा राम की मौत हुई नेचुरल रीजंस की वजह से 1700 में, राइट। और उसके बाद उनके बेटे थे शिवाजी टू वगैरह। लेकिन उनकी जो रानी थी ताराबाई, उन्होंने कमान संभाली कि मैं अब लड़ाई करूंगी मुगलों के खिलाफ। तो लेकिन अब तक शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के बाद धीरे धीरे उनका दबदबा कम हो रहा था। तो इसकी वजह से जो जिस तरह का सिस्टम शिवाजी महाराज के दौरान था, यानी कि एक काफी केंद्रित सेंट्रलाइज्ड काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, अब वो थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज होने लगा। यानी कि उनके जो जितना भी राज्य था उसमें अलग अलग जो चीफ्टन्स थे वो भी अपना एक तरह से दबदबा करने लगे, वो भी अपने आप को एसर्ट करने लगे कि हमारी भी कुछ ताकत है। तो एक तरह से पूरा सेंट्रल पावर इतना ज्यादा नहीं था। सो द सेंट्रलाइज्ड स्टेट फ्रॉम शिवाजी's टाइम gave way to a more decentralized structure। हालांकि राजा अभी भी छत्रपति था, जो भी हो छत्रपति था, लेकिन जो जितने भी जो अलग अलग चीफ्टन्स थे वो अपने आप को ज्यादा एसर्ट करने लगे। और इसमें इनको पेशवा कहते थे। पेशवा, प्राइम मिनिस्टर को पर्शियन में पेशवा कहते हैं। ओके। तो इसमें प्रमुख पेशवा बाजीराव वन थे, बाद में बाजीराव टू भी आते हैं। उनके बेटे नाना साहेब पेशवा थे। उन्होंने काफी काम किया, जो मराठाओं का जो एक्सपेंशन हुआ उसमें उन्होंने काफी काम किया। The Marathas brought large parts of India under their control and generally ruled them well. But with the regional chiefs acquiring more power and autonomy, this also resulted in occasional indiscipline and abuse. अब हुआ ये कि मराठाओं ने बंगाल पर हमला बोला और वहां पर कई सारे लोगों को काफी टॉर्चर भी किया गया, कॉमन पीपल को। ये एक तरह से शिवाजी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ जाता था। तो बाद में जिस तरह का काम मराठाओं ने किया वो एक तरह से शिवाजी के जितने भी प्रिंसिपल्स थे उसके एक तरह से थोड़े से अलग थे। तो इससे थोड़ा सा नाम भी खराब हुआ। लेकिन उन्होंने और भी कोशिश की। अब दक्षिण भारत में तो आप देख चुके हैं, बंगाल पर हमला कर चुके हैं। उन्होंने उत्तर भारत में भी अपने आप को स्प्रेड करने की कोशिश की और लाहौर, अटॉक और पेशावर, जो कि आज की तारीख में पाकिस्तान में है, वहां तक वो पहुंच गए। अफगान के साथ उन्होंने युद्ध किया। पानीपत की लड़ाई हुई 1761 में, उसमें उनकी हार भी हुई थी मराठाओं की। ये तो मैं शिवाजी के बहुत साल बाद की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन पेशवा माधवराव वन के लीडरशिप के तहत उन्होंने अपने आप को कंसोलिडेट किया और उसके बाद दिल्ली पर भी उन्होंने हमला बोलकर दिल्ली को भी कैप्चर किया 1771 में। सो कहने का मतलब यह है कि शिवाजी महाराज के बाद पेशवाओं ने एक तरह से मराठा साम्राज्य के कमान संभाली और उसको और भी इलाकों में स्प्रेड किया। अभी मैं आपको नक्शा दिखाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि शिवाजी महाराज के जाने के बाद और कितना स्प्रेड हो गया था। शिवाजी महाराज का बेसिक इंपॉर्टेंस यह है दैट ही एस्टैब्लिश्ड द ग्रेट मराठा एम्पायर। अब जब ब्रिटिश अपने आप को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना रहे थे भारत में, उनके मेन राइवल्स एक तो मुगल थे, लेकिन उसके साथ साथ मराठा भी थे, राइट। इसलिए 3 एंग्लो मराठा वॉर्स को लड़ा गया। 3 times the English and the Marathas fought against each other between 1775 and 1818, right? तो बेसिकली तो इसके चलते ही the British could control more territories after they defeated the Marathas in the year
1818 कंप्लीटली। ओके, तो ये जो आपको नक्शा दिख रहा है इसके ऊपर भी थोड़ा सा विवाद है, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन जहां तक किताब का सवाल है उसमें आपको पता चलता है कि पूरा नॉर्थ का इलाका, पूरा पश्चिम का इलाका, राइट, पूरा दक्कन प्लाटू, राइट, और यहाँ पर ओडिशा तक, और यहाँ पर नीचे थोड़ा सा इलाका दक्षिण भारत में भी, ये भी पूरा कर्नाटक वगैरह का इलाका हो जाता है। तो इससे उनका काफी बड़ा साम्राज्य हो गया था। ये पूरा मराठा एम्पायर था विच वॉज रूल्ड बाय दी मराठास। अब आखिर में चलते हैं, एक व्यक्ति थे नाना फडणवीस, जो कि एक काफी शक्तिशाली ऑफिशियल थे पेशवास के अंडर। उन्होंने एक तरह से कंसोलिडेट करने की कोशिश की। उन्होंने बात की हैदर अली, जो कि मैसूर को रूल करते थे टीपू सुल्तान से पहले, और हैदराबाद के जो निजाम थे उनसे बात की। तो एक तरह से ब्रिटिश के खिलाफ, जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ एक तरह का मोर्चा अगर हम एक साथ संगठित होकर लड़ सके तो अच्छा होगा। तो एक तरह से उन्होंने इस बात की पहल की निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ और हैदर अली ऑफ मैसूर के साथ कि हम एक साथ अंग्रेजों का सामना कर सके, राइट। तो ये एक म्यूरल है ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर सरेंडरिंग बिफोर नाना फडणवीस एंड महाजी शिंदे आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। जो मैंने आपको मैप पहले दिखाया था उस पर आप नजर जरूर डाल दीजिए। एक मिनट में देख के बताता हूं। तो ये जो मैप है ना, जिसमें जो टाइम कोड दिया गया है, तो टाइम कोड में अगर आप देखेंगे तो 1761 में बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया, राइट, जिसमें मराठाओं की हार हुई अफगान्स के साथ। उसके बाद 1775 में टू 1782 द एंग्लो मराठा वॉर्स हुए, और 1818 में जाके द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, जिसमें कि पूरी तरह से मराठा साम्राज्य का दबदबा पूरी तरह से खत्म हो गया। ओके, मैं अब पहले वीडियो को यहां पर पॉज कर रहा हूं। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अगर आप इसके बाद अपनी किताब को पढ़ेंगे आपको काफी आसानी होगी, क्योंकि इस पूरे चैप्टर को मैं एक कहानी की तरह आपको बता रहा हूं, ताकि जब कहानी की तरह सुनेंगे आपके दिमाग पर इतना जोर नहीं पड़ेगा। दूसरे भाग में मराठाओं के तहत किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था, किस तरह का सिस्टम था, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। वो रहेगा दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। Share the video and subscribe to CBSE with Sudhir.